बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी है जिसके जरिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कामयाबी से आगे बढ़ रही हैं। मगर कोयटा में जारी धरने के ऑर्गेनाइजर्स ने हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रख दिए हैं जो आपस में मुतसादम दिखाई देते हैं। एक तरफ अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ चेक पोस्टों के खात्मे और पुराना लेवी सिस्टम बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। क्या इन दोनों मकासद का बैक वक्त हुसूल मुमकिन है? अब अगर इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल की जंग एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दोबारा बहाल कर दी है, जबकि सदर ट्रंप ने इंदिया दिया है कि वाशिंगटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से सिक्योरिटी फीस के नाम पर 20% तक रकम वसूल कर सकता है। ताहम ये अभी तक वाज़े नहीं है कि यह निज़ाम किस तरह नाफिज किया जाएगा, किन ममालिक या कंपनीज पर इसका इतलाक होगा और इस पर अमल दरामद कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मुजव्वज़ा फ़ीस इस कदर ज़्यादा है कि शायद कोई भी फरीक इसे कबूल करने पर आमादा हो। दूसरी जानिब कशीदगी महज बयानात तक महदूद नहीं रही। अमेरिका ने ईरान के मज़ीद इलाकों को निशाना बनाया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वाक़े अहम ईरानी जजीरों और बंदरगाहों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को हदफ बनाने के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले मुत्तहदा अरब अमारात के 2 बड़े ऑयल टैंकर्स को टारगेट किया है। इसी दौरान ईरान के इत्तेहादी हूसी बागियों ने सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं जिसकी पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अब सवाल यह है कि इन ताज़ा डेवलपमेंट्स के बाद मशरिक़ वस्ता का बहरान क्या रुख इख्तियार कर सकता है? कि ख़ित्ता एक बार फिर जंगबंदी से पहले वाली ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ लौट रहा है या सिफारतकारी के दरवाजे अब भी खुले हैं? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आई स्टार्ट विद यू। बलूचिस्तान की सिचुएशन जो इस वक्त है, हम देख रहे हैं वहाँ पर एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ जो धरना ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कोई अजीब से 4 मुतालबात रख दिए हैं। एक तरफ वो पीस की रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही FC चेक पोस्ट को ख़त्म करने का और पुराना लेवी निज़ाम बहाल करने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है, पॉसिबल है? और दूसरी चीज़ ये भी बात की जा रही है कि पुराना निज़ाम जो है वो वहाँ के कुछ लोगों को सूट करता है। क्या ये उसकी तरफ जा रही हैं चीज़ें? पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है आदिल साहब, हमें इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ज़्यादातर जो इंस्टेबिलिटी है बलूचिस्तान के अंदर, इसमें बैड गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, वीक गवर्नेंस, उसका बहुत बड़ा हाथ है जी। और ये पुराने निज़ाम की तरफ जाना, लेवीज़ अभी आप लेवीज़ के पुराने निज़ाम को अगर आप देख लें, 73,000 लेवीज़ 73,000 लेवीज़ आपने भर्ती की हुई थी। उसके बीच में से 32,000 जो ऐसे थे नॉन कम्बेटेंट थे। बजट कितना है जी? 140 बिलियन रुपीज़ इस साल रखा गया उसका जी। अच्छा, 140 बिलियन, और उनमें से तकरीबन 93 बिलियन रुपीज़ जो थे पास्ट में वो उनकी तनख्वाहों में जाते थे। और तनख्वाहें कौन देते थे? जो रखे हुए इन्होंने, जो भी था, एक इरेगुलर निज़ाम था, वही भर्ती करते थे, वही उनको तनख्वाहें देते थे। 60% घोस्ट होते थे। और बलूचिस्तान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मुशर्रफ साहब के टाइम से देख लें आज तक देख लें, जो चलता आ रहा है, कभी कैटेगरी A एरियाज़ हो जाते हैं, कभी B एरियाज़ होते हैं। लेवीज़ की आउटपुट जो थी वो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स वाली आउटपुट नहीं थी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जी। तो उनको अगर आप मेन धारे में लाए, उनको भर्ती किया गया। अब ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल उन्हीं हैबिट्स के साथ या वही हैबिट जो बैड गवर्नेंस का पेश खैमा रही हैं, आप उन्हीं के साथ लेकर आगे चले जाएं। अब उस निज़ाम में वापस जाने के लिए फिर माफियाज भी शामिल हैं जिनको वो पुराना निज़ाम सूट करता है। एक निज़ाम जो डिलीवर ही नहीं कर रहा, आप बार बार क्यों उससे डसवाना चाहते हैं अपने आप को? एक देखें ना, आपने डिलीवरी देखनी होती है हर चीज़ की, किसी भी सेक्टर में चले जाएं। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एकदम इन मुतालबात को पूरा करना कि लेवीज़ का निज़ाम, फ़र्क क्या पड़ता है? पहले तो पूछा जाए कि आप क्यों लेवीज़ चाहते हैं। अगर वही पुलिस पे या तो लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया हो, फारिग कर दिया गया हो, अब सिर्फ ये कि रेगुलर तनख्वाहें आएंगी, उनके बैंकों में जाएंगी, काउंटेड फार होंगे। एज आई सेड 60% घोस्ट होते थे। इतने लोगों की आपने फोर्स रखी तो यू नीड टू हैव अ कम्बेटेंट फोर्स। FCs दोनों का बजट है 95 अरब रुपए, दोनों साउथ और नॉर्थ दोनों का। यहाँ पे 140 अरब रुपए है। और आप कहते हैं कि आई थिंक ये डिक्टेट करना गवर्नमेंट को, ये होना चाहिए वो, ये दीज आर जस्ट कासस बलाए
एक रीजंस क्रिएट किए जा रहे हैं टू हैव अनदर सोशल मूवमेंट्स जो बाद में फिर सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स बन जाती हैं। आई थिंक वहाँ पे एक असम्बली मौजूद है, हाँ आप 2/3 से बिल पास करें और जो भी करना है आप कर दें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। ये जत्थों के और ये इंटिमिडेशन कोरिजन से आपने मुतालबात शुरू कर दिए, तो ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, हर रोज़ 100 बंदे इकट्ठे हुए होंगे और वो स्टेट को डिक्टेट करेंगे। स्टेट इतनी वीक नहीं होती कि वो डिक्टेशन ले ऐसी चीज़ों, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो। ओके, फेयर इनफ। एम्बेसडर साहब, मिडल ईस्ट, क्या ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हाउ डू यू सी दिस, इसमें क्या आपको लगता है कोई बड़ी एस्केलेशन की जाने बढ़ रही हैं चीज़ें, या ये टक टक चलता रहेगा? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? बेसिकली ये स्क्रमिशेस और ये जो है मेजर्ड एंड जिसको कहा जाए कैलिब्रेटेड अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स चलते रहेंगे, और ये फुल फ्लैज की तरफ इसलिए नहीं जा सकते और उनका जाना बहुत मुश्किल है फुल फ्लैज जंग की तरफ, फुल फ्लैज वॉर की तरफ, कि उन्होंने देख लिया, यानी अमेरिका ने देख लिया, 107 दिन तक चढ़ाई कर ली ईरान पर, और ईरान भी रिटेलिएट करता रहा, ब्लॉकेट को बर्दाश्त करता रहा, चीज़ों की शॉर्टेज होती रही, इन्फ्लेशन और बढ़ता रहा, ईरान में भी मेडिसिन की कमी होती रही, खुराक की कमी होती रही, हालांकि हमने 6 कॉरिडोर भी खोल दिए थे, उसके बावजूद भी तो ईरान को पता है कि वहाँ जो अवाम पहले उठ खड़ी हुई थी दिसंबर में और जनवरी में, वो किस, अब तो खैर ठीक है, एक मोटिवेशन हो गई, फ्यूनरल पर एक यकजहती और इस्तकामत दोबारा काफ़ी हद तक वापस आ गई 90%, लेकिन वो एलिमेंट्स और वो तकालीफ तो अभी भी माशरे में मौजूद हैं। और आज की तो बात है, उनके सेनेटर मर्फी क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बॉक्स में अपने आप को बंद कर लिया है, ये ऐसी जगह पर आ गया है डोनाल्ड ट्रंप कि जो वहां से पूरी कौम को उसने मकमसे में डाल दिया है। तो बहुत सारे वहां भी क्रिटिसिज्म हो रही है, लिहाजा ये जंग आग भड़कने के चांसेस बहुत कम और इसके दोबारा टेबल पर आने के चांसेस ज्यादा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे ही होगा। जन साहब, बट इफ़ दे मेंटेन दैट स्टेलमेट जो इस वक्त है, जिस तरह एम्बेसडर साहब कह रहे हैं कि कैलिब्रेटेड है और कैलकुलेटेड है, लेकिन अगर ये चलता रहता है तब भी तो दुनिया में कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस जो है वो उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं फ़ौरन, इसके अलावा इन्फ्लेशन और बहुत सारी चीज़ें। बट ये तो चलें, इसका एक आस्पेक्ट है। अब ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल में अमेरिका जा रहा है कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो कंट्रोल करेगा और 20% ड्यूटी लगाएगा, तो क्या रशिया और चाइना जो हैं या जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इसको कबूल कर लेंगी, और पाकिस्तान का इसमें पॉसिबली क्या रोल हो सकता है? देखिए, आपने 2-3 चीज़ें पूछी हैं। एक तो मैं, ये स्टेलमेट है नहीं आदिल अब्बास, सब थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, अनफॉर्चुनेटली डिटेरिएट हो रही हैं जी। देखिए, कतर मीडिएशन से पहलू तय करेगा अभी जी, और कर भी रहा है। यमन के अंदर भी डेवलपमेंट्स शुरू हो गई हैं। देन देयर इज़ अ स्पॉइलर सेटिंग इज़राइल, और उसकी तो जो एन ख्वाहिश थी उसके बिल्कुल उसी के मुताबिक अनफोल्ड हो रही हैं चीज़ें, जो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन जीसीसी कंट्रीज़ में हो रही हैं। अभी जॉर्डन ने आज कहा जी कि दे आर नॉट टारगेटिंग द मिलिट्री एस्केलेशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो तो सिविल एरियाज़ को भी उसी तरह टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मिडिल ईस्ट के अंदर एक कंटेस्टेशन बढ़ रही है। इवन लेट्स से एक सिनारियो मैं पेंट करता हूँ, एम्बेसडर साहब भी उस पर बाद में बेशक कमेंट कर सकते हैं, कि वो लेट्स से कि क्योस छोड़ के अमेरिका चला जाता है, कोई भी रीज़न बना के जी हमने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए, और ये कंटेस्टेशन छोड़ के चला जाता है, तो ये तो फिर इजराइल के वो एक ख्वाब था कि ये आपस में सीरियस इनकी एंगेजमेंट, और इसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ वो जुड़े भी रहेंगे। अरब वर्ल्ड को यही कहा जाता था या यही कोशिश की गई कि अब इजराइल के साथ अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जोड़े। दे पुश दिस एलिफेंट इन टू दिस रीजन, और साथ ही पॉलिटिकल प्रॉन्ग आपने अब्राहम अकॉर्ड का भी चला दिया, तो वो उस तरफ से ज़्यादा कदम बढ़ता हुआ नजर आएगा एज़ कम्पेयर टू एक रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के इस्टेब्लिश होने में। तो ये ईरान को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। लीवरेज ज़रूर है, अमेरिका भी जहाँ पे, मुझे जरा ये समझाएं, मैंने जो टर्म यूज़ की है स्टेलमेट इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि एक तरफ टेक्निकल डायलॉग का सिलसिला, दूसरी तरफ एक दूसरे पे दोबारा अटैक, दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डिस्टर्ब रखना। बेशक स्केल्ड वॉर का वो ना हो जो आज से कुछ हफ्ता या महीना पहले था, लेकिन बहरहाल उस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो तो वही है इस वक्त दुनिया के ऊपर। नहीं, इसका वॉर का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है जी। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ेगा अगर ये जितने दिन रहेंगे। अभी देखे ना,
ईरान के साथ जिन लोगों ने बिजनेस करना है या जो चाइना की चीज़ें ने लेट्स से कि थर्ड पार्टी एक चाइना को लेकर ईरान की तरफ जा रही हैं या इस रीजन में आ रही हैं, वो भी इम्पैक्ट होंगी। एवरी इकोनॉमी, हाँ इन्फ्लेशन है। ये इन्फ्लेशन को आप टूल यूज कर रहे हैं एज ऑफ वॉर, आप प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है जिसकी तरफ से भी, दोनों तरफ ऑलमोस्ट यही है। वो भी इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। मिलिट्री सिचुएशन तो चलें कंट्रोल होगी, लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन फिर आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। हाँ। ये तो फिर देखिए वो बढ़ता चला जाएगा। अभी दोनों इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। वो ईरान को ब्लॉकेट करना चाह रहा है, ईरान पूरी दुनिया को ब्लॉकेट करना चाह रहा है ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर हो। और डील तो इन्हीं 4-5 नुक्तों के इर्द गिर्द हो रही है ना, आज हो कल हो नेगोशिएशन, न्यूक्लियर रहेगा, एसेट्स हैं। और अब अगर जिस तरीके से ईरान ने का रिस्पांस आया है और अमेरिका ने भी उसको स्पॉइल ही किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इजराइल शुरू हुआ लेबनान से, इजराइल के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था। फिर आप सऊदीया पे अटैक हो रहा है उधर से हुसियों की तरफ से, फिर वो एक जो रीजनल टेंशन थी वो तो दोबारा हमें इट इज स्प्रेडिंग जी, वॉर इज स्प्रेडिंग, इसका कोई लेट देयर बी नो डाउट। और ये अब रीजन इस एस्केलेशन के बाद दो के ये कैलिब्रेटेड छोटी भी हो सकती है, आई एग्री विद एम्बेसडर साहब, लेकिन इसकी आउटकम्स अभी थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। पॉलिटिकल आउटकम डिफरेंट होंगी, रिपरकशंस बड़ी हैं इसकी। वॉर लिमिटेड है बट रिपरकशंस बड़ी हैं इसकी, बहुत ज्यादा है। और वो अभी नजर आना शुरू हो गई हैं। ठीक आज देखें ना, आज आप पहले उम्मीद यही की जा रही थी कि जी अभी कोई पाकिस्तान रिक्वेस्ट करेगा या कोई और कंट्री रिक्वेस्ट करेगी और ये चीजें रुक जाएंगी एंड दे विल बी बैक ऑन द टेबल। ठीक है, टॉक्स आर इंटैक्ट, लेकिन डैमेज बहुत हो चुकी हैं। ठीक, ये लीवरेज की भी ना, अब आदिल साहब, लीवरेज की भी एक शेल्फ लाइफ होती है जी। ट्रू, बोथ प्लेइंग ओवर प्ले कर रहे हैं अपने हैंड, दे आर ओवर प्लेइंग इट जी, बोथ। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। एम्बेसडर साहब, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इज़ इन तुर्की है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। क्या डिप्लोमेसी के ज़रिए ये टेंशन आपको अब कुछ कम होती दिखाई दे रही है, या मुस्तकबिल करीब में ये जो अनसर्टनिटी है ये मेंटेन रहेगी? और जिस तरह जनरल साहब भी बात कर रहे हैं कि बेशक जिस तरह आपने भी कहा कि कैलिब्रेटेड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा, इसकी रिपोर्कशंस बड़ी होंगी और वो हम देख रहे हैं, और डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स। या इसमें एक सेंसिटिव मामला, पहली तो बात यह कि तुर्की और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, दिस हैज बिकम अ डिप्लोमेटिक ब्लॉक एंड पाकिस्तान इज लीडिंग इट बेसिकली। जितने भी मामलात हो रहे हैं ये डिप्लोमेटिक ब्लॉक उसमें फाल है और एक दूसरे की कंसल्टेशन से, और यही नजर आता है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के वहाँ इस वक्त विजिट करने का। ये तो मुसीबत आके पड़ी है क्लॉज 5 की, जिस क्लॉज 5 ने MOU के, जहां आपने दिया है अथॉरिटी ईरान को कि ईरान फॉर 30 days एंड 60 days वुड मैनेज, और उसके बाद कंसल्टेशन के साथ हरमुज के एक मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका निकालेगा। तो अगर आपने एम्बिग्विटी खुद छोड़ दी है तो जो फ्रेमवर्क आपने 12 नंबर उसमें दिया हुआ है क्लॉज में, उसके तहत एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है उसको तो इन प्लेस आने दें। वो जब मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्लेस में आ जाता जी, बिफोर दैट दे शुड नॉट हैव गॉन दैट फार, और इसको उसके अकॉर्डिंगली चलाते रहते। थैंक यू। जमील अहमद खान साहब, एम्बेसडर एंड फॉर्मर मौजूद थे। जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सियासी मैदान में क्या हो रहा है इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर एनर्जी मार्केट्स को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसके असरात तेल की कीमतों में इजाफे और नई महंगाई की सूरत में सामने आ सकते हैं, जिसके बायस हुकूमत पर मुआशी दबाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। ऐसे में वफाकी काबीना में रद्दोबदल और तौसी की कयास आराइयाँ भी जोर पकड़ चुकी हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन भी इस वक्त दाखिली इंतशार और इख्तिलाफात का शिकार दिखाई देती है। इसकी हालिया मिसाल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले एहलकारों से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतनाज़ा बयान है, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना है। वफाकी वजीर ओन चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुआफ़ी का मुतालबा किया है, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के जवानों की कुर्बानियों को महज तनख्वाह से जोड़ना सियासी तनकीद नहीं बल्कि अखलाकी बेहिसी के मुतरादिफ है। अगर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो भी अंदरूनी इख्तलाफात के बायस एक मुश्किल दौर से गुजरती नजर आ रही है। इत्तलात के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत मुफाहमत और सियासी मकालमे के जरिए आगे बढ़ने के हामी हैं, जबकि पार्लिमान से बाहर मौजूदा क़यादत और अलीमा खान
एहतजाजी सियासत पर जोर दे रहे हैं। मुबस्सिरीन इस हिकमत अमली के पस मंज़र में मुख्तलिफ मुकदमात में मुतवक्के अदालती फ़ैसलों को भी एक अहम अंसर करार दे रहे हैं। ऐसे में बुनियादी सवाल ये है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन मुल्क को दरपेश मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में सियासी इस्तेहकाम के लिए किसी मुश्तरका लाएमल पर मुत्तफ़िक हो सकेंगे या सियासी कशीदगी मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, PMLN से ताल्लुक़ है। अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, इनका ताल्लुक़, और लॉयर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये बताइएगा कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया है वो हुकूमत के साबिक इत्तेहादी हैं और उनसे हुकूमत का एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है, उनकी तरफ से ये एक जो सडनली ये बयान आया, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? मौलाना क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं जबकि वो हुकूमत की तरफ से भी तनकीद का निशाना बन रहे हैं, उनको ओवरऑल भी उन पर इस बात पर तनकीद हो रही है? मौलाना क्यों जो है वो ये स्टांस ले रहे हैं? बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब। गुजारिश ये है कि मौलाना ने बयान क्यों दिया या क्या वजूहात थी। मैं समझता हूँ कि जो भी वजूहात हों, कोई भी ज़ीशो शख्स, कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी इस तरह का बयान जो है उन शोदा के बारे में उन फौजियों के बारे में जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, और आप उनकी उस कुर्बानी को ट्रांसलेट करें किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से और ये कहें कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो मुझे तो इंतहाई दुख और तकलीफ हुई है। और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप एक सियासी रहनुमा हो, आपकी फॉलोइंग हो, और जब आप ऐसी बात करते हैं तो ज़रा ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है और तनकीद भी ज़्यादा होती है। मैं समझता हूँ कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी किसी बेटे या पोते को अगर उसे कहा जाए कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है और आपको ये 2 लाख या 4 लाख महीने का देंगे, आपने जाके बॉर्डर पे लड़ना है और शहीद हो जाना है, तो क्या वो अपनी जान कुर्बान करेगा? देखें, ये तो उन्होंने बेसिकली जिस स्कूल ऑफ थॉट के वो हामी हैं, यानी मज़हब को वो समझते हैं, उसी को आपने जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी शहादत के जज्बे को आपने किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से जो है वो जोड़ दिया। हालांकि शहादत का जज्बा आपको कुरान पाक देता है, जहाद का जज्बा आपको कुरान पाक देता है कि आपने अमीर की इताअत करनी है, अपने लोगों की हिफाजत करनी है, अपनी सरजमीन की हिफाजत करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब का कोई बड़ा संजीदा मामला है, लेकिन जो भी था, कम अज़ कम उन्हें इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी जिसकी दलील इस वक्त GOFA के लोगों के पास भी नहीं है। कल मैंने कई टॉक शोज़ किए, GOFA के लोग मेरे साथ थे, किसी ने इसका दिफा नहीं किया क्योंकि उनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। मौलाना साहब को मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा बयान है जो कि बाइस शर्म है और उन्हें बयान वापस लेना चाहिए, और इस पर शोधा की फैमिली से हमारी कोई हैसियत नहीं, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और ज़ाहिर इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलतियाँ इंसान करता है, लेकिन अगर वो पॉलिसी होगी कि टूट तो सकता हूँ मगर लचक सकता नहीं। लेकिन मौलाना साहब के इस बयान से मैं समझता हूँ कि चाहे आदिल अब्बासी हों, चाहे तहरीक इंसाफ के कई वज़रा कल मेरे साथ थे, सब ने ये कहा कि ये बयान का डिफेंस मौजूद ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है, लेकिन बैकग्राउंड जो भी हो, इक़्तिदार के हसूल के लिए या कोई आपका मुतालबा पूरा ना किया जा रहा हो, तो आप का कम अज़ कम कोई बॉटम होना चाहिए। इस तरह की बिलो द बेल्ट गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। शोधा के बारे में इस किस्म की बात जो है वो नहीं की जानी चाहिए थी। अली बुखारी साहब, PTI का क्या स्टांस है इस सारे मसले पर? बहुत शुक्रिया आदिल भैया आपका। लेकिन ये हमारा तो बड़ा सिंपल सा स्टांस है। आज मैं हडियाला के बाहर था, आज मेरी मुलाकात कर दिन थे इमरान खान साहब से। सलमान राजा साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी भी हैं, उनसे ये क्वेश्चन किया गया, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जी कि हम तो शहीदों की इज्जत करते हैं, शहीदों को अपना फख्र समझते हैं और शुहदा के साथ खड़े हैं। अब मौलाना साहब ने जो बात की, मौलाना साहब का आई डोंट नो कि उन्होंने रिलीजियस उसके तहत किया, क्योंकि वो मौलाना है, हम तो उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, उनकी पार्टी बताएगी। लेकिन एज पर PTI का स्टांस है वो बड़ा सिंपल है और बड़ा सीधा है। इसके बाद सलमान राजा साहब ने दो अल्फाज में ये बात कही है और मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, एग्री करता हूँ। मेरा भी ये स्टांस है कि शुहदा जो है वो हमारी इज्जत है, वो हमारा नामूस है, वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारी सरहदों के लिए जाने दे रहे हैं। वी आर ऑल टुगेदर विद देम। उनकी रिस्पेक्ट पे, उनकी इंटेग्रिटी पे, उनकी डिग्निटी पे किसी किस्म में कोई हर्फ आना भी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आएगा भी। तो हम तो इसमें बड़े क्लियर हैं आदिल भाई, हमारी पार्टी के स्टांस पे बिल्कुल क्लियर है। हाँ, सवाल सबके सामने यही है, आप 2 लाख 4 लाख क्या, आप 1 करोड़ रुपए भी किसी को दें तो जान कोई नहीं देना चाहता। 1 करोड़ रुपए के बदले भी कोई, ये तो जज्बा जहाद या जज्बा शहादत आपके अंदर अगर मौजूद ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप जान दें। और वैसे भी आपको पता है, हम सब जिस रीजन से हमारा ताल्लुक है वहाँ तो कैप्टन बच्चे टॉप टू बॉटम भी अगर कोई मिलिट्री में है, लेकिन कैप्टन जवान बच्चे छोटे छोटी उम्र के वो शहीद हो के उनकी डेड बॉडीज आई हैं, उनके माँ बाप तो
जी बात बड़ी जुर्रत और बड़ी हिम्मत के साथ वो देखिए, जनाजे हमारा दफनाते तो- रहे उन खूबसूरत बच्चों को, और मतलब आई डोंट नो इसका क्या बैकग्राउंड है, इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। पटवार का जी एग्जैक्टली पटवार का रीजन तो आपने देखा कि आज से नहीं, हमेशा से जो है फाइटर फोर्सेज में रहे। आप जितनी तारीख को देखते रहे, आप पीछे आपको यही मिलेगा। स्पेसिफिकली मैं पटवार की बात करता हूँ, तो बात यह है कि हमने तो जनाजे भी देखे, अशोदा के भी मैयत भी देखी, अशोदा के सबूत आते हुए भी देखे, उनके फैमिलीज को भी देखा जिस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किए। और मैं समझता हूँ आई डोंट नो कि किस प्रोटेक्स्ट में कर दी मौलाना साहब ने, सीजन पॉलिटिशियन है और एक मतलब मजहबी भी उसके ऊपर, क्योंकि मौलाना लिखते हैं अपने नाम के साथ, डेफिनेटली उनके पास उसके हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेशन के अलावा नॉलेज भी होगा। बट एज फार एज पाकिस्तान तरीके इंसाफ इज कंसर्न, मैं वो वाहिद आदमी था आदिल भाई, जब हमारी जंग स्टार्ट हुई इंडिया के साथ मई में 2025 के अंदर, तो इमरान खान साहब के पास में खड़ा हुआ था और उन्होंने कहा कि जाएं उस तारीख से लोग अपनी फौज के साथ अपनी जवानों के साथ खड़े हो जाए। मैंने बाहर आके वो मैसेज दिया था, आपको याद हो। तो हम तो लीडर भी जो है वो शोहदा की बात करते हैं, अपनी फौज की बात करते हैं, और हम भी उस जगह खड़े हैं, तो कोई दूसरी राय नहीं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब जरा जो एक एफर्ट्स हो रही हैं, हुज़ैफा रहमान साहब जो खबरें आ रही हैं, बैरिस्टर गौहर साहब बैक एंड पे एफर्ट्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को आगे बढ़ने में, इसमें क्या हर्डल्स हैं जो आ रहा है कि मतलब वो चाहते हैं कि ये केसेस, इत्तलात इस तरह की आ रही है जो खबरें के बात चल रही है, तो क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, गवर्नमेंट इसमें कुछ कर सकती है या कोई हर्डल है? देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत या बैरिस्टर गौहर साहब के दरमियान तो कोई हर्डल नहीं, अलबत्ता बैरिस्टर गौहर और बानी तहरीक इंसाफ की बहनों के दरमियान बड़ी हर्डल्स हैं, क्योंकि वो हर मामले को सियासी अंदाज में लेकर चलना चाहती हैं और सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, चाहे वो मेडिकल बोर्ड के अंदर डॉक्टर की शमूलियत हो, या भाई से मुलाकात का मामला हो, या इवन के दरमियान में जब दिसंबर में मुलाकात हुई थी उसमें वेलबींग का बताने के बजाय जो उन्होंने मुतनाज़ा ट्वीट किया। तो हमारी तरफ से तो बैरिस्टर गौहर को कोई रुकावट नहीं है, और शायद आप बैरिस्टर गौहर को अगर ऑफ द रिकॉर्ड बुलाकर पूछेंगे तो अपने सीने पे हाथ रखकर बताएंगे कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा भी है और करना भी चाहती है, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की बहनें कुछ और चाहती हैं, तो उसमें ज़ाहिर अगर उनके पास अख्तियार नहीं होगा। नहीं, मगर क्या वो ये भी बता रहे हैं कि मतलब वो संजीदा है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो बता रहे हैं कि उनकी बहनें नहीं चाहती? जी जी बिल्कुल, ये बात तो तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हम से मुलाकात हो जाती है ऑफ द रिकॉर्ड, कई बाखबर सहाफ़ी जो तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं, वो सब ये बात पे मुत्तफिक हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की जो बहन खासतौर पे अलीमा खान साहिबा हैं, वो इमरान खान का बिल्कुल रेप्लिका है, फीमेल वर्शन है। और वो जो है जब नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात की बात भी चल रही थी, तो सबसे बड़ी रुकावट उन्होंने डाली। मेडिकल बोर्ड में डॉक्टर की शमूलियत पे बैरिस्टर गौहर राजी हुए, रोका उन्होंने। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर के पास इख्तियार ही नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, अगर वो करना चाहते गवर्नमेंट बात कर रही है। इख्तियार होता तो अचकज़ई को, महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर या उन्हें मुज़ाकरात का सरबराह बनाया जाता बानी की तरफ से। उन्हें बाकायदा ये बताया गया कि आपको मुज़ाकरात का सरबराह बना रहा हूँ, लेकिन आपने मुज़ाकरात करने नहीं है। बैरिस्टर गौहर का सबको पता था कि ये बंदा जो है कुछ लो और कुछ दो पॉलिसी के तहत अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान दरमियानी रास्ता निकालना जानता है और निकाल लेगा, इसलिए उसको माइनस कर दिया गया। ठीक। अली बुखारी साहब, कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं आज के पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में वापस जाने की बातें हो रही हैं, ऐसा भी कुछ ऑप्शन ज़ेरे गौर है आपकी पार्टी में? देखिए, आज का तो दिन मंगल का था और उसमें सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी थी इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, और क्योंकि मेरा भी नाम था आज लिस्ट में, और आज हमारी अगर आप लिस्ट देखें उसमें सबसे सीनियर मुखला और सीजन मुखला और खान साहब के लोग जो पहले हमेशा जाते रहते थे, जो केसेस में इन्वॉल्व थे, जो प्रिंसिपल कौंसल थे, उसमें सलमान सफदर साहब, राजा साहब थे, सलमान राजा साहब, गौर साहब, आपके लतीफ खोसा साहब, मोस्ट सीनियर, आपके मोस्ट सीनियर और जो सीजन पॉलिटिशियंस और आपकी लीगल क्यादत थी वो वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन आज भी मुलाकात अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। अब मेरा भाई हुज़ैफा साहब बड़े आराम से कह देते हैं कि एक गैप आ रहा है, भाई गैप खत्म कर दें, पौने घंटे की मुलाकात होती है, करवा दें, हर चीज अलग हो जाएगी, दूसरा पानी का पानी हो जाएगा। आप मुलाकात तो करवा नहीं सकते, और कहते हैं हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, भाई कहाँ करनी है, किसी ढाबे पे बैठ के करनी है, कोई बड़ी इमाम दरबार पे बैठ के करनी है, इस्लामाबाद क्लब में बैठ के करनी है, कोई इस तरह मुलाकातें होती हैं, इस तरह पोलिटिकल लीडरशिप कहती है कि हाँ बात करना चाहते हैं, आज कहाँ करें भाई, कोई आपको जगह बतानी पड़ती है, कोई कमेटी बनानी पड़ती है, कोई SOPs बनाने पड़ते हैं, ये मतलब सारी फायर इन डार्क होता है आदिल भाई। ये इसको मैं कहता हूँ एक अखबार की जो सुर्खी बनाने के लिए पुराने वक्तों में होता था, और आज तक आपकी नीचे एक पट्टी चल रही होती है, उसके लिए
हाईलाइट करने के लिए चीजें की जाती हैं, देयर इज नथिंग इन इट। अब जो बात रह गई हमारी, देखें हम तो आज भी इस चीज पे खड़े हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे इमरान खान कल बाहर आ जाएगा, क्योंकि जितने ही मुकदमे हैं उनके ऊपर, उन सब में मुद्दई सरकार है। मैं ये आपको बताता चलूं कितने हमारे वर्कर्स पे मुकदमे हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरे ऊपर भी जितने हैं। लेकिन मसला ये ना आपकी, मैं ये तो जाहिर है इस पे जवाब देंगे, लेकिन करोड़ अवाम में से कोई बंदा नहीं है, सारी स्टेट के एलिमेंट पुलिस वाले हैं या इनके अपने जो स्टेट मुलाजम है वो सारे की सारे कंप्लेनेंट है, जो विद इन वन नाइट, विद इन वन डे। अली बुखारी साहब, लेकिन आपकी पार्टी पे ये तनकीद तो होती है ना, और हम देखते भी हैं कि वहाँ कई ग्रुप्स बन चुके हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती हैं, हर बंदा एक अलग बात बोल रहा है, भान भान की बोलियां बोली जा रही हैं, ये भी तो क्लैरिटी नहीं है ना। वो कहते हैं हम अगर इनको मिलने देते थे तो ये एक फैमिली मुलाकात के बजाय, मुलाकात के बजाय उसको एक पॉलिटिकल इवेंट में कन्वर्ट करके और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे लॉ एंड ऑर्डर की। यही तो बात है आदिल भाई, यही तो बात है, नहीं कि तो खौफ है ना, इसी वजह से तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी तो टांगें कांपती हैं जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाता है, तो इनको ये होता है कि हमारी हुकूमत मिल जाएगी, हमारी हुकूमत के खिलाफ कुछ आ जाएगा। भाई हुकूमत आपकी है ही कहाँ, 17 सीटों से आप बैठे हुए हैं, उनको जेलों में रख के लोगों की मुलाकातें बंद करें, कितना अर्सा कर लेंगे बंद आप? 3 साल तो हो गए ना जेल में, कितना अर्सा कर लेंगे? सदा की बादशाही तो अल्लाह की है ना, दे विल कम, और आपको ये चीजें रिग्रेट करनी पड़ेंगी जो आपने पर्सन स्पेसिफिक लॉज बनाए, पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की, ये कल आपके ऊपर भी आएगी ना। आपके लिए जायज है कि अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होता है तो जो ग्रुपिंग है अपनी पार्टी की ग्रुपिंग का बताइएगा। देखिए ग्रुपिंग आदिल भाई, ग्रुपिंग तो मैं डिनाई नहीं करता हूँ, उसकी वजह यह ग्रुपिंग हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, और हमारी पार्टी की लीडरशिप तो कोई कोट लखपत में है, कोई अडयाला में है। क्या मरियम बीबी की ग्रुपिंग नहीं है? क्या हमजा साहब की ग्रुपिंग नहीं है? क्या शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी अपनी ग्रुपिंग नहीं है? नून और शीन के लोग अलावा नहीं है, बहुत से लोग बाहर बैठे हुए हैं आज, जो नून के बड़े करीब थे और शीन से थोड़े दूर थे, वो बाहर हैं आज। ओके सही, ठीक है। आप हमजा शहबाज साहब को देख लें कि आपको नजर आते हैं स्क्रीन में किसी जगह पे? ठीक है, भी नहीं। जो निसार साहब ग्रुपिंग में थे, मरियम के अगेंस्ट थे, किधर है वो आज? शहजान अब्बासी साहब इनके प्राइम मिनिस्टर थे, किधर है वो? ठीक, पॉइंट पार्टी में ग्रुप होती है। अब्बासी साहब, नाइस खान साहब, बेनजीर साहब बड़ी में थी। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी वही डिफरेंसेस हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी में हमारी पार्टी की लीडरशिप ही जेल में है, इवन अदरवाइज सब लोग उसके पीछे इकट्ठे हुए होते हैं, तो हमारे लिए तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। पॉइंट टेकन सर। हुज़ैफा रहमान साहब, मुझे पता है तो आप इनकी बातों का भी जवाब देना चाहेंगे, लेकिन जरा ये भी बताइएगा कि काबीना में जो रद्दोबदल का इम्कान है या तौसी का जो इम्कान है, अगर है तो इसकी बेसिस क्या है? क्या परफॉर्म नहीं कर पा रही आपकी कैबिनेट? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे वज़रा की कारकर्दगी शानदार है और बहुत सारों की एवरेज भी है। कुछ मामलात में पीएम साहब ने वज़रा की कारकर्दगी बेहतर भी बनाई है, लेकिन ज़रा 2.5 साल हो चुके हैं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब का, जो कि आप ख़ुद भी जानते हैं, उन्हें नौजवानों से इश्क है और वो कोशिश करते हैं कि अपनी मीडिया टीम हो, अपनी ज़ाती टीम हो, ब्यूरोक्रेट्स की टीम हो, नौजवानों को मौका दें कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर या आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो शहबाज साहब जो है तर्ज़े कोहन के बजाय आईने नौ पर यकीन रखने वाले। तो फिर तो आप भी नौजवान हैं, हमें लगता है इस दफ़ा आपको कोई तगड़ी मिनिस्ट्री मिलने वाली है फिर, क्योंकि नौजवानों में तो आप सरफहरिस्त होंगे। इसके बारे में खैरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जी मेहरबानी, लेकिन गुजारिश ये है कि मैं कभी इस हवाले से एम्बिशियस नहीं रहा। और दूसरी बात है कि वजारत बड़ी छोटी नहीं, मगर अगर जवानी क्राइटेरिया है तो जवानी पे तो आप भी जो है वो फॉल करते हैं। मैं तो आप टॉप पे आएंगे उस लिस्ट। वजारत बड़ी छोटी नहीं होती, बंदा उसे बड़ा छोटा बनाता है। हमने आप दोस्तों के शोज के जरिए हुकूमत का बयानिया जिस अंदाज में बनाया, तो अल्लाह के फजल करम से हर जगह नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये बात मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि अगर कोई बंदा परफॉर्म करना चाहे तो किसी भी मिनिस्ट्री में परफॉर्म कर सकता है अगर उसके अंदर। इसलिए हमने यहाँ पर कोशिश की। तो लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त एज ऑफ टुडे आई एम द ओनली पर्सन इन द कैबिनेट जिसकी उम्र 40 साल से कम है, बल्कि 35 से भी कम है। तो मैं यानी जेन्युइनली यूथ का नुमाइंदा हूँ। लेकिन अगर और भी हमारे साथी आएंगे, हल्की हल्की मुस्कुराहट भी आ रही है, तो अच्छी बात होगी। नहीं, वो तो आपने ज़ाहिर है अल्लाह ताला को तारीफ पसंद है, हम तो उसके बंदे हैं। अल्लाह कहता है मैं खूबसूरत हूँ, खूबसूरती को पसंद करता हूँ, और हम तो उसके बंदे हैं। आप मेरी तारीफ करेंगे, मुझे इस कैटेगरी में डालेंगे। नहीं, अगर जवानी क्राइटेरिया है तो फिर आपकी वजारत तगड़ी होनी चाहिए, वरना मैं एहतजाज करूंगा कि ये किस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आपने ये कहा है कि जवानों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। अदरवाइज बुरी परफॉर्मेंस भी है हुज़ैफा साहब कुछ लोगों की, जिनको हटाना है। बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक्सपेक्टेशंस शहबाज साहब की इतनी ज्यादा होती हैं कि उनकी स्पीड को मैच करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, वो सुबह फजर के टाइम उठते हैं और उनके वज़रा को मैसेज चले जाते हैं, उसके बाद वो नाश्ता वगैरह कर यानी पहले उन्होंने पीएम ऑफिस में जब वो आए थे 8 बजे का टाइम रख दिया था,
तो उनके स्टाफ ने कहा जी हाँ, तो कभी आप चेक कर लें 78 सालों में 11 बजे तक भी पीएम यानी 11, साढ़े 11, 10 बजे के बाद ही आते थे। तो फिर खैर ये बात हमने अपना टाइम 9 बजे किया। तो जो बंदा 9 बजे उठे और रात को 11 बजे तक काम करे, तो ज़ाहिर उस तरीके से लोग जो है वो, तो फिर इसका मतलब मियां नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया उन्होंने इतना जल्दी। इसमें तो कोई शक नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब एक टाइम में भी और काम में भी और बड़े नहीं मुतदिल चीजों को समझने वाले लीडर, और विजन उनका बहुत ब्रॉड था। लेकिन शहबाज साहब जो है वो मेहनत में जो है वो उनका कोई सानी नहीं है। ठीक, ओके। अली बुखारी साहब क्विकली बताइएगा, टाइम थोड़ा सा कम है। परफॉर्मेंस पर अगर कैबिनेट चेंज की जाती है, वो तो कह रहे हैं कि वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने जैसे एनर्जेटिक और यंग लोग पसंद हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं। तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस बेस पे कैबिनेट में रद्दोबदल हो रहा है, इसलिए नहीं कि परफॉर्म नहीं कर रही। जैसे आपकी कैबिनेट में लोग परफॉर्म नहीं करते थे तो फौरन हटा दिया जाता, ये कह रहे हैं इस बेस पे नहीं होगा। देखिए आदिल भाई, ये तो अब पता चलेगा इनके जब ये ऑर्डर्स आएंगे कि कौन बदलाया जा रहा है, किस बेसिस पे बदलाया जा रहा है और उसकी किसकी पसंद है, किसकी नापसंद हाँ, फिर तो रात को एक स्कैंडल भी आ जाएगा कोई ना कोई। ये तो उसके पता चलेगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये तो बिफोर टाइम है ऐसी बात कहना। लेकिन अल्टीमेटली एक बात पे तो मैं फिर अभी तक उसी बात पे कायम और वही मैं कहूंगा कि यार हारे हुए लोगों का मिनिस्टर छोड़ के प्राइम मिनिस्टर बना दें, प्राइम मिनिस्टर छोड़ के प्रेसिडेंट बना दें, प्रेसिडेंट से ऊपर कोई उनको सुप्रीम लीडर बना दें। लेकिन जो हारे हुए लोग हैं वो लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं करते और उनसे आप डिलीवरी के ऊपर कभी पॉजिटिविटी नहीं ले सकते। ये अल्लाह का कानून है, ठीक है ना। आप अगर बुनियाद टेढ़ी रखेंगे तो हमारा टेढ़ी चढ़ेगी। ये नहीं हो सकता कि टेढ़ी इमारत पर आप जो है एक बहुत बड़ा अकेला कायम कर देंगे। आपका आर्गुमेंट बेसिकली है कि ये हुकूमत जो है वो हारी हुई है, तो कैबिनेट जो है सारी हारी हुई है, तो कुछ भी करने को फर्क नहीं पड़ेगा। कैबिनेट का मुझे बता दें, मुझे हाँ ये जो मर्जी रद्दोबदल कर दें, इनके क्या वन लाइनर हुज़ैफा रहमान साहब मुझे कंक्लूड करना है। इन्वेस्टमेंट तो बता दें, 4 साल की कुछ कारनामा तो बता दें यार जी। देखिए गुजारिश ये है कि मैं अब बड़ा बसद एहतराम जो भी अपोनेंट जमात से हो उसकी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन ये तो पुराना घिसा पिटा एक सबक है कि फॉर्म 45 वाले आ गए, फॉर्म 47 वाले आ गए, हारे हुए आ गए। कम से कम खुदारा किसी मौजू पे तो लॉजिकल बात किया करें। मुझे बड़ी खुशी होती कि आज आप हमारी 32 वजारतें और 32 डिवीजन के मुतालिक बताते कि जी ये वज़ा ए कैटेगरी में है, ये बी में, ये सी में, ये डी में है। कम से कम हमें भी ये पता चलता कि आपने हमारे ऊपर एक बड़ी गहरी निगाह रखी हुई है। यानी हर बात पर धांधली का शोर लगाना, आपको अवाम ने अगर मैंडेट दिया है, पंजाब में आपके पौने 200 MPs हैं, KPK में 90 आपके पास MPs हैं, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है, मरकज में 70-80 MNAs हैं। खुदारा अवामी इश्यूज पे भी बात किया करें, हमारा एहतसाब भी किया करें। हर वक्त ये कह के जान ना छुड़ा ली कि जी ये तो भाई हारे हुए हैं, जी ये तो धांधली ज़्यादा है, जी ये तो जो मर्जी ने कर दें। तो चूंकि मेरे जो साथी भाई सामने बैठे हुए हैं बहुत समझदार आदमी है, बड़े सीजनड और बड़े एनर्जेटिक मेहनती शख्स हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि जब हम आपस में बैठे तो कम से कम ठीक है सियासी बयानियां भी बनाएं अपनी जमात का, लेकिन इश्यूज पे भी बात करें। थैंक यू सो मच हुज़ैफा रहमान साहब। अली मौजूद थे, आप गुफ्तगू नाज़रीन सुन रहे थे, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बास विदा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।